हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे आप लोगों का। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास के ही कड़ी में, तो इस कड़ी में हम लोग सबसे मेन टॉपिक जो मुग़ल कालीन इतिहास का है उसमें चित्रकला, जिससे कि लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी, इसमें बराबर सवाल पूछती रहती है। और इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में भी इससे सवाल आते हैं। अगर आप इसके मेंस पेपर को भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके बहुत ज़्यादा वेटेज हैं, और इसलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले आज लिए हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ ट्रिक से ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस समय, किस शासक के समय कौन से चित्रकार हुए और उन्होंने उससे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें हम लोग मेनली जो इसको हम लोग पढ़ते हैं या फिर पढ़ेंगे, तो उसमें यही है कि आप इसकी विशेषताओं को पढ़िए कि आखिर मुग़ल चित्रकला मतलब कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने इसको संरक्षित किया या संरक्षण दिया, और इस समय के कौन कौन से चित्रकार हुए, मेन यही है। और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो इनसे पूछे जाते हैं सवाल। तो हम लोग चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग मुग़ल चित्रकार में ही और कौन कौन से शासक के समय में और कौन कौन से शासक ने इसको संरक्षण दिया उसको हम लोग देखेंगे, और फिर इस पर आगे हम लोग कड़ी बाय कड़ी हर एक शासक के समय में कौन कौन से चित्रकार हुए उनके नाम को जान लेंगे, क्योंकि नाम से सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि आखिर कौन से चित्रकार किसके समय में, और ये याद होता भी नहीं है। इसीलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे, जो कि हम ट्रिक भी इसमें हर एक चित्रकार में ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चित्रकार हुए। तो सबसे पहले हम लोग मुग़ल चित्रकला की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो है मेनली बाबर के ही समय में। बाबर जब भारत आया, आप लोग जानते भी हैं, 1526 से 1530 ईस्वी इसका काल रहता है। तो इसमें ये युद्ध में ही रहा। ये जब भारत आया तो ये कोई विशेष यहाँ पे काम नहीं कर पाया चित्रकला के क्षेत्र में, लेकिन इसके समय ही शुरू हो गया था मुग़ल कालीन चित्रकला का, जो कि आगे देखिएगा जहांगीर के काल में मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर का काल कहा जाता है। इसके समय बहुत फला फूला चित्रकला, तो उसके समय में इसका और भी विकास हुआ। लेकिन मूल रूप से देखिएगा तो बाबर के भी समय में कुछ चित्रकार के नाम मिलते हैं, जो कि उसकी तुजुक बाबरी जो उसकी रचना है बाबर की, उसमें चर्चा है। तो हम लोग को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चर्चा है तो उसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि आखिर इस समय चित्रकला का शुरुआत जो मुग़ल कालीन चित्रकला है वो बाबर के समय में हुआ। लेकिन इस चित्रकला को चित्रकला विभाग का संगठन जो है अकबर किया था। यानी मान लीजिए कि चित्रकला को भी एक नया विभाग यानी एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित कोई किया तो वो अकबर था मुग़ल कालीन, जो कि इसको स्थापित करने का काम है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन भी है कि मुग़ल चित्रकला को संगठित किसने किया, तो अकबर ने किया। तो इसको ध्यान में रखिए। और इस जो संगठन किया था अकबर, उसका प्रमुख जो बनाया था उस समय अब्दुस्समद, जो एक चित्रकार है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। अब्दुस्समद नामक चित्रकार को इसने इसका संरक्षक के रूप में यानी इसका प्रमुख बनाया था। चलिए, और दूसरी बात इसमें याद ये रखिए, इसकी ये मेन पॉइंट जो है इसमें कि स्वर्ण काल जो मुग़ल चित्रकला का कहा जाता है उसको जहांगीर के काल को कहा जाता है। अब आइए इसमें बाबर, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1526 से 1530 ईस्वी, यानी 4 साल का काल इसका है मात्र, 1526 से 1530। तो इसके काल में क्या हुआ कि इसके समय में इसके जो मेन तुजुक बाबरी इसकी किताब है, इसमें 2 चित्रकार की चर्चा है, जिसमें बेहजाद नामक एक चित्रकार है जिसका चर्चा है, बेहजाद। तो इसके बारे में बाबर कहता है कि ये जो है ना, बाबर अपनी आत्मकथा जो है तुजुक बाबरी में लिखता है कि बेहजाद बिना दाढ़ी वाले लोगों का चित्र ही नहीं बना पाता था। यानी ये वही चित्र बना पाता था जिसमें मतलब दाढ़ी होता था आदमी को। अगर मान लीजिए कोई चित्र इसको बनाने दिया जाता था तो उसके मतलब ये मुख पर यानी ये चेहरे पे दाढ़ी होना आवश्यक था, तभी ये चित्र अच्छा से बना पाता था, अन्यथा ये नहीं बना पाता था। और बेहजाद का दूसरा, इसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, तो वो बेहजाद को मुग़ल कालीन चित्रकार में। और उसके बाद इसमें एक
दूसरा पॉइंट यही है कि इस जो बाबर इसके बारे में बोलता है कि यह बिना दाढ़ी वाले चित्र को बना नहीं पाता था। और दूसरा इसका चित्रकार बाबर के समय का है शाह मुजफ्फर, ये दूसरा चित्रकार है। पहला बेहजाद, दूसरा शाह मुजफ्फर, ये पहला हुआ और ये दूसरा। तो शाह मुजफ्फर इसका दूसरा चित्रकार है। तो ये दो चित्रकार बाबर के समय में हुए, इसको याद रखिए। और अब चलिए आ जाते हैं हम लोग हुमायूं। तो हुमायूं के समय में देखिए, हुमायूं का भी जो काल है वो चित्रकला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है। अब देखिए इसमें हम चूँकि देखिए हर एक चित्रकार का जो है योगदान, यानी वो क्या किया और कौन सा चित्र बनाया, यही मेन है इसका। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उस चित्रकार जो भी चित्रकार हुए वो किसके काल में हुए, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि ये नहीं जानिएगा तो मतलब दिक्कत है थोड़ा सा, चूँकि क्वेश्चन अब वहीं से पूछ रहे हैं। तो 3 4 5 चित्रकार हैं, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से बता भी दिए, लिखे भी हैं, और इसमें कोशिश की है कि आपको बताएं। तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, और इसमें जो है नाम हुआ भी उसके जो मेन काम थे उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए अब्दुस सम्मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और मीर सैयद अली, ये दोनों, ये आप किसी को याद रखिए या नहीं रखिए, ये दोनों तो याद होना ही चाहिए आपको हुमायूं के समय। अब्दुस सम्मत और मीर सैयद अली। अब्दुस सम्मत के बारे में ये मिसप्रिंट हुआ, तो इसके बारे में ये है कि हुमायूं के समय का चित्रकार था ये। इसको सुलेखकार भी कहा जाता था। ये सुलेखन क्रिया में भी मतलब निपुण था और चित्रकारी भी ये करता था। इसने कुरान के 112वें अध्याय को कुकुरमुत्ता के फूल पर के बीज पर लिख दिया। यानी कुरान का जो 112वां अध्याय है उसको ये कुरान के मतलब कुकुरमुत्ता के फूल के बीज पर लिख दिया था। याद ऐसे रखिएगा, क से कुरान, क से कुकुरमुत्ता का फूल। तो इस पे जो लिखा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा मुगलकालीन चित्रकार है जिसने कुरान के 112वें आयत यानी अध्याय को कुकुरमुत्ता के फूल पर लिख दिया था। तो अब्दुस सम्मत, उसको आप एक शब्द में याद यही रखना है कि अब्दुस सम्मत था, जो कि कुरान के आयतों को 112वें अध्याय को ही आयत बोलते हैं, कुरान के फूल कुकुरमुत्ता के फूल के बीज के ऊपर लिखा था ये। और इसके समय का एक और चीज़ मेन है कि हुमायूं द्वारा इसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। सीरी कलम यानी मधुर लेखनी इसको बोला जाता है। मधुर लेखनी का उपाधि भी इसको दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मधुर लेखनी का उपाधि किसको, एकमात्र यही है, सीरी कलम की उपाधि इसको मिला था अब्दुस सम्मत को। ये याद एकदम मेनली आप रखिएगा। अब देखिए ये दोनों का अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लाइन है इन दोनों का है, मीर सैयद अली और अब्दुस सम्मत। मीर सैयद अली, अब्दुस सम्मत, ये दोनों ने मिलके चावल के दाने पर चौगान, या चौगान को ही पोलो हम लोग आज के समय में बोलते हैं, पोलो का मैदान का चित्र बनाया था। जैसे कि हम लोग देखिए सल्तनत काल में देखते हैं कि आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है वो पोलो खेल में ही, यानी तो चौगान जिसको बोलते हैं, चौगान के ही खेल में घोड़े से गिर जाने के बाद हो जाती है। तो यही चौगान के मैदान का जो है चित्र ये बनाया था अब्दुस सम्मत और मीर सैयद अली। किस पे, तो चावल का दाना, एक दाना होता है चावल का जो हम लोग देखते हुए यूज हम लोग करते ही हैं, तो उस पर ये बनाया था। तो देखिए इसकी खासियत कितनी अजूब तरह की थी कि ये लोग उतने बड़े मैदान को और दर्शाने की कला जो है, कला बहुत ही एक अलग तरीके का ये पहचान दिला देता है आपको कि आप किसी भी चीज़ को कैसे छोटा और कैसे बड़ा और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कला का ही एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये दोनों ही याद रखिए, मीर सैयद अली, अब्दुस सम्मत, ये दोनों चावल के दाने पर पोलो यानी तो चौगान के मैदान का ये चित्र बनाया था। और मीर सैयद अली की एक उपाधि थी नादिर उल असर। नादिर उल असर की उपाधि इसको कोई और नहीं बल्कि हुमायूं ही दिया था। तो अब देखिए ये तो दो मेन थे। अब 3 4 और आपको जानने होंगे, चूँकि क्वेश्चन आज के समय में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसीलिए एक है मंसूर। मंसूर के बारे में आगे चर्चा भी है, तो हम उसको आगे भी पढ़ेंगे। मंसूर है, मुल्ला दोस्त है, मुल्ला फ़क्र है और मौलाना दरवेज, ये अन्य चित्रकार हैं। तो देखिए इतने लोगों का नाम तो याद रहेगा नहीं, लेकिन एक लाइन में पूरा याद रखना है। तो इसके लिए यही है कि आप 2-3 बार इसको रोक के देखिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए, तो शायद आपको याद भी हो जाएगा और ये याद भी रहेगा। तो इसमें देखिए मीर सैयद अली सबसे पहला, ये इसका नाम आ गया मीर सैयद अली। मीर सैयद अली पूरा नाम हम लिख दिए। उसका अब्दुस सम्मत, ये दूसरा नाम, ये जो हम बताए भी, मंसूर दोस्त,
दरवेज फ़ख्र करो। इसको याद ऐसे करिए, मीर सैयद अली अब्दुल समद मंसूर दोस्त है, दरवेज फ़ख्र करो। यानी इसको एक लाइन में इतना ही याद रखना है, मीर सैयद अली अब्दुल समद मंसूर दोस्त दरवेज फ़ख्र करो। 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। और इसी से हुमायूं के समय के जितने भी चित्रकार थे ये सब के सब एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगे। और 2 बात तो है ही आपके पास याद रखना, क्यों ये अब्दुल समद को श्री कलम की उपाधि दी गई थी, और दूसरा 112वें अध्याय कुरान का जो है उसको कुकुरमुत्ता के फूल के बीज पर इसने लिखा था। और तीसरा इसका मात्र याद रखना है, आप अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों ने ही चौगान का जो है मैदान उसको चावल के दाने पर बनाया था। यही 3 बात याद भी रखना। और बाकी जो एक लाइन का ये है ट्रिक, इसको आप 4 बार पढ़िए, अब खुद भी याद हो जाएगा। मीर सैयद अली अब्दुल समद मंसूर दोस्त दरवेज फ़ख्र करो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले जो है मेन चित्रकार, उसके बारे में देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। एक महत्वपूर्ण काव्य है इस समय की, मतलब आदि ग्रंथ इसको बुलाया जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, चूँकि इसका महत्व मुस्लिम इतिहास में बहुत ज़्यादा रहा है, हमजानामा। तो इसको हम इसलिए, और यूपीएससी का क्वेश्चन बतौर आप देखिएगा उसमें पूछा भी गया है कि हमजानामा किस भाषा में, जो महत्वपूर्ण इसमें यही क्वेश्चन था कि हमजानामा किस भाषा में था। तो ये अरबी भाषा, इसका मूल भाषा अरबी था, ठीक है। और इसका अनुवाद बाद में फ़ारसी में किया गया। यह हमजानामा से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। और इसी में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी पुस्तक का मतलब पुस्तक पे चित्रकारी का नाम मीर सैयद अली और को सौंपा गया था, जो कि पूरा इसको नहीं कर पाया, बाद में अब्दुल समद इसको पूरा किया था। ये उसी के समय का था, इसलिए हम इसको लिख दिए। और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमजानामा किस मूल भाषा इसकी क्या थी, अरबी, और इसका अनुवाद किस भाषा में हुआ, तो फ़ारसी में। और इसके चित्रकार कौन कौन थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। बस इतना ही याद रखना है हमजानामा से। तो और ये क्या है, ये एक काव्य है जो कि मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। तो बस इतना ही याद है, इसका मेन चीज़ जो है बस यही है। अब आ जाइए अकबर। अकबर के समय में आपको पता होगा कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहता है। इसका एक लंबा काल है। मुग़ल समय में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुग़ल काल में शासक यही है। तो अब इसके समय में ऑटोमेटिक बहुत से चित्रकार होंगे, चूँकि बहुत लंबे समय तक जो भी करता है या फिर जिसका भी शासनकाल रहता है उसमें कुछ घटनाएं ज़्यादा होती ही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे हम पहले भी बताए थे कि मुग़ल चित्रकला को एक संगठन का रूप देने का या चित्रकारी विभाग का गठन कौन किया था, तो अकबर किया था। ये तो पहले भी बताए थे, और ये भी पीएससी का सवाल है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आईने अकबरी में अबुल फजल बताता है कि अकबर के समय 17 प्रधान चित्रकार थे। 17 चित्रकारों की चर्चा आईने अकबरी में, अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। इसको भी आप जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो याद कीजिए कि आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। उसमें 17 चित्रकारों की चर्चा है, जिसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे। इसको भी आप याद रखिए कि 17 कितने चित्रकारों की चर्चा है, तो 17, उसमें से कितने हिंदू थे, तो 13। तो ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना होगा कि 17 प्रधान चित्रकारों की चर्चा उस आईने अकबरी में की गई है। चलिए, आत्मचित्रण यानी खुद का चित्र बनाना जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आत्मचित्रण का आरंभ किसके समय में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मुग़ल कालीन आत्मचित्रण का आरंभ किसके समय हुआ, तो वो अकबर के समय में हुआ। और इस समय क्या हुआ था कि यहाँ ये गलत हो गया है थोड़ा सा। यहाँ आत्मचित्रण का अर्थ होता है कि चित्रकार द्वारा खुद का चित्र बनाना, यानी आत्म मतलब अपना, और चित्र बनाना, तो चित्र कौन बनाएगा, चित्रकार। तो यानी इसका मतलब यही है कि आत्मचित्रण का शुरुआत जो है वो अकबर के समय में हुआ। इससे पहले तो हम बोले भी नहीं कहीं कि आत्मचित्रण का कहीं जिक्र मिलता है, लेकिन अकबर के समय में इसका शुरुआत हुआ। अकबर के समय में चित्रकार मनोहर के द्वारा सबसे पहले आत्मचित्रण। और दूसरा अगर पूछा जाए आपसे, केशव दास का नाम याद रखिएगा कि केशव दास का दूसरा, केशव दास जो है उनके द्वारा अपना आत्मचित्रण बनाया गया, या केशव भी याद रखिएगा तो चलेगा। केशव दास के द्वारा अपना आत्मचित्रण बनाया गया था। ये दूसरे थी मतलब चित्रकार थे। पहला जो थे वो मनोहर थे। तो इनको याद रखिए कि मनोहर के द्वारा सबसे पहले आत्मचित्रण अपना किया गया, और दूसरा जो है वो केशव दास है। चलिए अब तीसरा हम लोग
जो इसमें मेन पॉइंट है उसमें देखते हैं। देखिए अकबर के समय में बहुत चित्रकार हुए, लेकिन उसमें मेन जो है दसवंत और वसावंत, ये दोनों को याद आपको रखना ही है। दशावंत और वसावंत, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन याद आपको रखना होगा। दशावंत के बारे में एक बात बताते हैं कि ये जाति से क्या था, ये सवाल पूछा गया कि कौन निम्न में से कौन चित्रकार हैं जो कि जाति से कहार था। तो कहार जाति के दशावंत थे। इसको एकदम आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी हो याद कर लीजिए कि कहार जाति का कौन था, तो दशावंत था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना अपने अंतिम समय में पागल हो गए थे और इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। ये दशावंत के बारे में बोला जाता है। और इसी में दशावंत ने ही रज्मनामा और तूतीनामा या खानदान तैमूरिया का चित्रांकन भी इसी के द्वारा किया गया था, दशावंत के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 2 पॉइंट इसका याद रखना होगा आपको कि ये जाति से कहार थे, दूसरा इन्होंने रज्मनामा, तूतीनामा और खानदान तैमूरिया का चित्रांकन किया था, दशावंत। और वसावंत के बारे में आप देखिए कि वसावंत छवि चित्रकार थे और भूदृश्य और व्यंग चित्र में बेजोड़ थे। मतलब ये भूदृश्य यानी प्राकृतिक दृश्य का ये चित्रकार थे, और उसके बाद व्यंग चित्रकार थे। व्यंग कस के मतलब किसी के ऊपर व्यंग कसना नहीं होता आज के समय में, तो वही व्यंग कसने वाला जो भी चित्र होता था उस पर ये बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब बनाते थे। इसमें इन्होंने इनका जो मुख्य चित्र है वो देखिए, इसमें कृषिकाएँ, घोड़े का चित्र के साथ मजनू का चित्र, मतलब घोड़े के साथ मजनू का चित्र, और दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री का चित्र बनाया था। तो ये इनका मेन था। और अकबर कालीन कुछ और चित्रकार जैसे केशव दास हैं। केशव दास के बारे में याद रखिएगा कि जब चित्रकारों के द्वारा अकबर के समय में एक प्रथा चली कि आपको अब जो भी चित्रकार चित्र बनाता था ना उसको बोला कि भाई आप अपना चित्र बनाइए ही, जो भी चित्र बनाते हैं उसमें आप अपना सिग्नेचर भी कीजिए, यानी दस्तखत भी कीजिए। तो केशव दास एक ऐसा चित्रकार है जो कि अपना दस्तखत देवनागरी लिपि में करता है। ये याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में इसी का दस्तखत हुआ है। तो ये केशव दास, फिर महेश हुआ, खेमकरण हुआ, सावल दास, जमशेद, फर्रुख बेग और पारस। ये याद इतना नाम रहेगा नहीं, इसीलिए हम ट्रिक का इसमें सहारा लिए। तो ट्रिक से देखिए कैसे होगा। केशव 10 कर बस, केशव का केशव दास हो गया, 10 से हो गया दसवंत, कर को यहाँ छोड़ दीजिए। देखिए 10 हो गया दसवंत, फिर बसावंत, महेश मुकुंद लाल, महेश मुकुंद लाल हो गया, सावल हो गया, सावल दास एक हो गए, उसके बाद खेमकरण, उसके बाद पारस, जमशेद, देखिए जमशेद भी है, पारस का भी नाम हो गया, हाँ यहाँ पारस है, जमशेद हैं चित्रकार इसके। अब फर्रुखाबाद लिखे हैं तो ये जगह भी है, लेकिन ये फर्रुख बेग होगा। तो देखिए इसको याद एकदम शॉर्टली यही कीजिए, केशव 10 कर बस, महेश मुकुंद लाल को सावल खेमकरण के साथ पारस जमशेद जाना है। मान लीजिए कि इसको ऐसे याद रखिए, आप ऐसे सोचिए कि आप कहीं खाना खाने गए अपने दोस्त के यहाँ, तो आप अपना नाम सोच लीजिए कि आप केशव हैं, और मतलब आपके दोस्त का नाम केशव है, और आप गए खाना खाने और आपको 10 रोटी या पूड़ी कुछ भी आपको दे रहा है वो खाने के लिए, तो आपको दिया और आप सोच रहे हैं कि भाई 10 वो दे दिया है, तो आप बोलते हैं कि केशव अब छोड़ो, 10 कर बस हमको, मतलब यानी आप जो हैं वहाँ पे सपोज कीजिए कि महेश मुकुंद लाल को, यानी हम सबको, आप जैसे कि आपका आप मान लीजिए कोई नाम होगा, महेश मुकुंद लाल को सावल खेमकरण के साथ पारस जमशेद फर्रुखाबाद जाना है। ये पारस जमशेद फर्रुखाबाद जगह का नाम याद रख लीजिए। यानी इसको ऐसे ट्रिक से ही याद कर पाइएगा, अन्यथा ये याद नहीं रहेगा। आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, आप एक बार याद आप अगर ट्रिक से है तो आप आगे भी इसका यूज कर सकते हैं, और ये आगे आपको याद रहेगा, लिखा हुआ कहीं रहेगा। तो ऐसे ही आप इसको याद रख लीजिए, 1-2 बार देखिए याद हो जाएगा। लगभग सब में ट्रिक हम बनाए थे, बाबर और जहांगीर को छोड़कर, क्योंकि जहांगीर में भी बहुत से चित्रकार हैं जिसमें ट्रिक मतलब बनाना उतना संभव भी नहीं है, लेकिन इतना अगर याद है तो आप छांट लीजिएगा कि हाँ ये जहांगीर के काल का होगा। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि जहांगीर का काल जो है वो स्वर्ण काल है चित्रकला के रूप में। इसके द्वारा चित्रकारी और हाशिया चित्रण का आरंभ। हाशिया का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कॉपी का पेज है जो हम लोग जगह छोड़ते हैं, देखिए जिधर हम लोग लिखते नहीं हैं, ये जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी का पेज है और इधर और इधर जो हम नहीं लिखते हैं इसी को हाशिया बोलते हैं। तो इसी पर हाशिए पर ही चित्रांकन का काम जहांगीर के काल में शुरू हुआ, हाशिए चित्रांकन का। उसके बाद
इसका एक मेन जो है, इसको याद रखिएगा। और ये दोनों पॉइंट को, जहांगीर जो है खुद बहुत इंटरेस्ट रखता था चित्रकारी में, इसीलिए इसका मेनली इसके माइंड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये क्या है कि जहांगीर किसी भी व्यक्ति से मिलता था, मतलब विशिष्ट या कोई विदेशी हो, तो उसको भेंट के स्वरूप छवि चित्र देता था, यानी उसको कोई चित्र दे देता था। तो इसकी एक विशेषता थी। टॉमस रो यहाँ तक कहता है कि जहांगीर की एक विशेषता है कि वह जिससे भी मिलता है वो उसको एक छवि चित्र दे देता है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, जहांगीर की अपनी विशेषता थी। और उसके बाद जहांगीर कहता ये था कि यदि मेरे पास कोई भी ऐसा चित्र ला कर दिया जाए जिसमें अलग अलग चित्रकार के द्वारा का योगदान हो, और हमको बताया जाए कि कौन चित्रकार कहाँ पे क्या किया है, तो मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार के द्वारा क्या बनाया। मान लीजिए कि एक चित्रकार में 7-8 चित्र में 7-8 लोगों के द्वारा मतलब कुछ बनाया गया, जैसे कोई नाक बनाया, कोई मुंह बनाया, कोई कान बनाया, कोई आँख बनाया, कुछ भी बनाया, वहाँ कोई हाथ बनाया, ऐसे 10-12 चित्रकार मिल के बनाया। और जहांगीर इतना पारखी था चित्रकार, वो हर एक चित्रकार के टेक्निक से बड़ा जानकार था। वो जानता था कि आखिर कौन किसको कैसे क्या बनाना आता है। तो जहांगीर कहता है कि कोई भी हमारे पास अगर कोई चित्र ला के दे और कहे कि बताइए कि आप इसमें, और उस चित्र को बहुत से लोग मिलके बनाया हो और हमको बोले कि आप बताइए कि इसमें कौन सा काम किसके द्वारा किया गया है, मतलब उसमें आँख कौन बनाया है, नाक कौन बनाया है, तो ये बताइए, तो मैं बता दूंगा। जहांगीर ये अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी में कहता है कि मैं उसको बता दूंगा कि आखिर किसने कौन सा काम किया है। तो ये जहांगीर की बड़ी विशेषता थी, और इसको ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट। और ऐसे भी सुन लिए तो हो ही जाएगा, जब आपको स्वर्णकाल इसका याद रहेगा कि हाँ जहांगीर का चित्र काल जो है वो चित्रकला का स्वर्णकाल था, तो ये याद रहेगा ही। ऐसे भी आप सोच के मार दीजिएगा वहाँ पे। जहांगीर के काल में व्यक्ति चित्रों में प्रभामंडल एक चित्रकारी का ही एक विशेषता है, जिसका प्रयोग, प्रभामंडल का प्रयोग चित्र बनाने में किया जाने लगा। और इसका जो सर्वोत्तम मतलब चरमोत्कर्ष देखिएगा वो शाहजहाँ के काल में देखा जाता है। चलिए ये तो हो गया मेन पॉइंट। अब देखिए इसके समय में कौन कौन से चित्रकार हुए। देखिए हम इसमें आपको किसी भी शासक के समय की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं, और उसके बाद उसके समय के चित्रकार द्वारा क्या क्या बनाए गए ये। और तीसरा इसका पढ़ने का तरीका यही है कि उस समय जो चित्रकार हैं उसके नाम को याद रखना। यही 3 बात आपको याद हर बार रखना होगा, और ये मेंस का क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि डीप पढ़े रहिएगा तो आपसे सवाल बनता चला जाएगा। चलिए दौलत ये जहांगीर के समय का प्रमुख एक पहला चित्रकार था। पहला नहीं बोलिए, मतलब चित्रकार था, ये जानिए। और इसका सबसे मेन एक ही चीज़ है कि इसी को जहांगीर बोला था कि आप अपना चित्र पानी में देखकर बनाइए, तो ये बना के दिया था उसको। अपना चित्र वो पानी में देखकर बनाया था। उसके बाद देखिए दूसरा है बिशन दास। यह छवि चित्र का विशेषज्ञ था। जहांगीर ने बिशन दास को की प्रतिष्ठा स्वरूप इसको हाथी दान में दिया था, हाथी प्रदान किया था। तो बिशन दास में यही याद रखिए कि बिशन दास को जहांगीर क्या दिया था, हाथी दिया था। और दौलत को बोला था कि भाई पानी में आप अपना चित्र देखकर बनाइए। तो चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं मंसूर के बारे में एकदम याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा है। और जहाँ से सवाल पूछा हम बोलते भी जा रहे हैं कि वहाँ से आप उसको ध्यान रखिएगा। ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। ये पक्षी जो है ना, प्राकृतिक जितने भी चीज़ होते हैं उसका बहुत बड़ा पशु पक्षी का विशेषज्ञ था चित्र बनाने में। तो उसका ये बनाता था। और इसका उपाधि जो था नादिर उल अस्र था। नादिर उल अस्र एक इसकी, और एक और हम बताए थे आपको मीर सैयद अली, ये दोनों की उपाधि नादिर उल अस्र थी। इसके बाद देखिए इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे बाज लिए शहजादे का चित्र, उस पर मंसूर का नामांकन है। मतलब बाज लिए शहजादा का चित्र है और उस पर मंसूर अपना हस्ताक्षर किया है, जो कि 3 बार अंकित है। साइबेरिया का सारस हुआ, साज पक्षी का हुआ, बाज का चित्र। हम बोले ना ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, इसीलिए जो भी पक्षी विशेषज्ञ यानी पक्षी के चित्र के बारे में पूछे कि ये चित्र बाज का चित्र कौन बनाया है, या फिर आपसे पूछे कि भाई बताइए कि साइबेरिया के सारस का चित्र कौन बनाया है या साज पक्षी का चित्र कौन बनाया है, तो आप डायरेक्ट मंसूर को टिक करके आइएगा। चूँकि मंसूर पक्षी विशेषज्ञ थे और पक्षी विशेष चित्र को बनाते थे, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना। एक नाम और याद आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अबुल हसन। ये आप मतलब यूपीएससी के सवाल में भी आप देखिएगा
तो आपको समझ में आएगा कि इससे सवाल पूछा गया है कि अबुल हसन ही है मेन चित्रकार जो है इसके समय का, जहांगीर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार और एक तरह से प्रमुख चित्रकार। इसको बहुत बड़ा मतलब जहांगीर बहुत ज़्यादा इसको सम्मान करता था। तो अबुल हसन के द्वारा जहांगीर जो अपना तुजू के जहांगीरी लिखा था उसके ऊपर चित्रकारी करने का काम अबुल हसन के ही द्वारा किया गया है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि अबुल हसन कौन है ऐसा चित्रकार जो कि जहांगीर के आत्मकथा पर चित्रांकन किया है, तो वो अबुल हसन है। तो ये याद एकदम आप इसको घोंट लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए इसके काल में मनोहर हुए दूसरे महत्वपूर्ण चित्रकार। और जहांगीर के काल में और किसी के काल में तो कोई महिला चित्रकार का नाम याद नहीं रखना है, और है भी नहीं, मिला भी नहीं है। लेकिन इसके समय में कुछ महिला चित्रकार हुई, जैसे रुकैयम बानो, नादिरा बानो और सहीफा बानो। ये 3 चित्रकार का नाम आपको याद रखना होगा। बानो जो लगा हो बस जहांगीर को मार दीजिएगा। जहांगीर और चित्रकार में आपसे पूछा जाए कि रुकैयम बानो या सहीफा बानो या नादिरा बानो ये किसके समय की हुई, तो वो जहांगीर आप मार के आइएगा, एकदम सही रहेगा, क्योंकि यही इसी के समय। और या नहीं तो चित्रकार में और भी कोई नाम मिले तो आप जहांगीर को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि जहांगीर एकलौता था जिसके समय में महिला चित्रकार का नाम का उल्लेख मिलता है या उसकी चर्चा हुई है। तो चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये मंसूर का तो देख ही लिए, उसे आ जाइए। शाहजहाँ के समय में बहुत से चित्रकार हुए, बस नाम जानना होगा आपको। फ़कीरुल्लाह, अनूप, विचित्र और मुरार और पोलो जमा, ये 5-6 चित्रकार और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है तो इनको याद रखिए। याद करने के लिए ट्रिक इसमें हम बना दिए। चलिए हम लोग ट्रिक को भी देख लें। तो इसमें हम लोग याद करिएगा फ़कीरुल्लाह समरकंदी, फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप विचित्र बनाकर मुरार को पोलो जमा किया, ऐसे याद आपको करना होगा। फ़कीरुल्लाह पहला थे, उसके बाद समरकंदी था, तब अनूप, तब विचित्र, नाम ही है विचित्र, फिर मुरार, अपोलो जमा। तो इसको याद एक लाइन में कैसे होगा? फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप विचित्र बनाकर, यानी चित्र को विचित्र यहाँ बोल दीजिए, चित्र बनाकर, मुरार को पोलो जमा मतलब खुश किया, पोलो जमा का अर्थ खुश कर लीजिए। फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप मतलब अच्छा, यहाँ पे यही सोचिएगा, अपने माइंड से सोचिए ऐसा, और फिर उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप विचित्र, मतलब यहाँ ऐसा ही समझिए कि फ़कीरुल्लाह समरकंदी नाम का कोई आदमी है जो कि अनूप मतलब अच्छा चित्र बनाया होगा, विचित्र चित्र बनाकर मुरार नामक कोई आदमी है उसको खुश कर दिया, पोलो जमा यानी खुश कर दिया। ये सोच के आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा तुरंत। ये फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप विचित्र बनाकर मुरार को पोलो जमा किया, ये आपको याद हो जाएगा आराम से। और औरंगजेब के काल में एक याद रखिए कि इसके समय में कोई संरक्षण नहीं, और यहाँ से सब भाग के, मतलब जो मुगलकालीन चित्रकार थे वो सब भाग के कहाँ चले गए? जो प्रांतीय, उस समय की प्रांतीय इतिहास आप देखिएगा, जैसे है गुजरात में चल रहा था या फिर मालवा में, बिहार में पटना कुछ लोग आ गए, जो कि पटना कलम शैली का विकास हुआ, तो ये लोग इधर आ गए मतलब वहाँ से दरबारी जो भी चित्रकार थे वे वहाँ से माइग्रेट करके और अन्य क्षेत्रों में चले गए, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चित्रकार का यानी चित्रकारी विभाग का आरंभ हुआ। तो ये महत्वपूर्ण था जो कि मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित था। 1 मिनट में इसको हम लोग तुरंत कंक्लूज करके बस रिवीजन कर लें। देखिए, मुगलकालीन चित्रकला की शुरुआत बाबर से ही माना जाता है, तो इसको तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसमें पॉइंट ये याद रखिए कि अकबर जो है मुगलकालीन चित्रकला को जो है उसको एक विभाग के रूप में, संगठित विभाग के रूप में इसको गठित करने का काम कौन किया है? तो अकबर किया है। ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तीसरा इसमें याद रखिए कि मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो वो जहांगीर का काल है। बाबर के समय में 2 चित्रकार हुए, बेहजाद और अब शाह मुजफ्फर। तो इसमें से आप शाह मुजफ्फर को भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बेहजाद को याद रखिए कि इसको पूर्व का राफेल कहा जाता है और ये बिना दाढ़ी वाले चित्र को नहीं बना पाता था। दूसरा इसमें आ जाइए हुमायूं के समय में, और याद रहे ना रहे और लोगों का नाम ना याद रहे तो 2 नाम जरूर याद रखिएगा, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद के बारे में यही याद रखिएगा कि इसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, जिसको मधुर लेखनी कहा जाता है। इसी ने, इसका 2 काम महत्वपूर्ण था। इसने क्या किया था? कुरान के 112वें अध्याय को कुकुरमुत्ता के फूल के बीज पर लिखा था। और तीसरा इसमें अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों मिलकर चावल के दाने पर पोलो या चौगान के मैदान का चित्रांकन किया था। मीर सैयद अली को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। इसकी उपाधि याद रखिएगा किसी भी तरीके से।
और उसके बाद जो हम आपको ट्रिक बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। उसके बाद हमजानामा, ये किस भाषा में है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। हम बोले भी थे कि अरबी भाषा में, और इसको फारसी में बाद में अनुवाद किया गया, बस इतना ही याद रखना है। और लेकिन इसमें और याद रखना है मेन चीज़ जो है वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद के द्वारा इसको चित्रांकित करने का काम किया गया। अकबर के समय में महत्वपूर्ण 17 चित्रकार हुए, जिसमें 13 हिंदू थे और 4 मुस्लिम थे, जो कि चर्चा अबुल फजल करता है। लेकिन और भी इसके अलावे भी चित्रकार थे, लेकिन अबुल फजल जो है प्राइमरी सोर्सेस है, तो उस आधार पर हम लोग को ये याद रखना होगा कि आखिर कौन कौन थे। तो वो तो इसमें मेन का हम ये जिक्र किए ही हैं। चलिए आ जाते हैं इधर कि आत्मचित्रण का आरंभ किसके समय हुआ? तो वो अकबर के समय में हुआ। मनोहर इसका पहला चित्रकार था जिसने अपना खुद का चित्र बनाया था, तो मनोहर ये याद रखिएगा, और केशव दूसरा। चलिए दसवंत और वसावंत के बारे में हम आपको बोले भी थे। दसवंत कहार जाति के थे और इन्होंने इनकी मृत्यु क्यों हुई? तो ये पागल हो गए थे और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर लिया। बस इतना ही दसवंत के बारे में याद रखिएगा। वसावंत के बारे में ये भी मेन महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इनके समय का चित्रकार मतलब जो भी चित्र है वो याद ना रहे तो ठीक है, लेकिन इसमें याद ये रखना होगा कि छवि चित्रकारी, भूदृश्य और व्यंग्य चित्र में ये बेजोड़ के थे, मतलब बहुत अच्छे थे, तो इसको याद आपको रखना होगा। इसके अलावा अकबर के समय में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हुए। केशव हुए, जो कि अपने केशव के बारे में हम बोले भी थे कि देवनागरी लिपि में एकमात्र हस्ताक्षर मिलता है वह केशव दास का है या केशुदास का है। इन्हीं का नाम केशुदास भी है, तो दोनों में आप हलचल में मत पड़िएगा कि किसका नाम क्या है। तो केशव दास को ही केशुदास कहा जाता है, तो ये याद रखिए। महेश हुए, खेमकरण हुए, सावल दास हुए, जमशेद हुए, फर्रुख बेग हुए, फारस। ये महत्वपूर्ण इस समय के चित्रकार हैं, जिसको हम लोग ट्रिक से भी याद रखने की कोशिश करेंगे, जो कि ट्रिक लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले चित्रकार जहांगीर का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये और यही कहता था कि यदि मेरे पास कोई भी चित्र ला के दिया जाए और उसमें अलग अलग चित्रकारों द्वारा कार्य किया गया हो, तब भी मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार के द्वारा कौन सा काम किया गया है। ये जहांगीर का कथन है, इसको याद रखिए। जहांगीर की एक विशिष्टता ये थी कि वह किसी भी विशिष्ट व्यक्ति से मिलता था तो उसको भेंट स्वरूप यानी उपहार के रूप में छवि चित्र प्रदान करता था। ये महत्वपूर्ण था। और तीसरा, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है इसके काल को। उसके बाद इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार, जिसमें दौलत ने अपना चित्र पानी में देखकर बनाया था। विषम दास जो हैं यह छवि चित्र के विशेषज्ञ थे। और जहांगीर के बारे में ये भी याद रखिएगा एक चीज़ और, कि जहांगीर ने विषम दास को प्रतिष्ठा के रूप में यानी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में हाथी प्रदान किया था। चलिए अब एक और याद रखना है, मंसूर जो है पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाया गया जो है कि पक्षी से विशेष है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अब्दुल हसन के बारे में आपको ये याद रखना है कि अबुल हसन ये जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार, जिसको प्रधान चित्रकार बुलाया जाता है, वो थे अबुल हसन के बारे में। दूसरा ये याद रखिएगा कि इन्होंने तुजू के जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, उस पर चित्रांकन करने का काम कौन किया था? तो वो अबुल हसन ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जहांगीर के समय में कुछ महत्वपूर्ण महिला चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जैसे रुकैय्यम बानो, नादिरा बानो, साहिफा बानो। ये जहांगीर के समय से ही महिलाएं भी मतलब चित्रकारी में आई थी, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। चलिए शाहजहाँ के समय में फ़कीरुल्लाह हो गया, अनूप, मुरार, समरकंदी, विचित्र, पोलो जमा। इसको याद करने का ट्रिक भी हम बना दिए हैं। फ़कीरुल्लाह, समरकंदी, अनूप ने विचित्र, ये रुकिए, फ़कीरुल्लाह समरकंदी ने अनूप विचित्र बनाकर मुरार को पोलो जमा किया, ये याद रख लीजिए। और औरंगजेब के ही समय में मुग़ल चित्रकला का पतन के रूप में जाना जाता है, चूँकि इसने कोई भी मतलब शासकीय संरक्षण यानी बादशाह के द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है वो नहीं दिया, जिसके कारण चित्रकला का अंत हो गया और यहीं से चित्रकला समाप्त हो गया। और इसी के साथ ही ये मुग़ल कालीन जो चित्रकला का जो एक चरमोत्कर्ष था वो औरंगजेब के समय समाप्त हो गया। ये याद आपको रखना है। ये महत्वपूर्ण थे चित्रकला। हम वैसे टॉपिक को लेके आगे आएंगे जिस पे मतलब समझ तो है लोगों को, लेकिन उसके कुछ याद नहीं हो, उसमें जो याद होने वाले कुछ चीज़ हैं जो कि याद आपको नहीं रहते हैं, जैसे कि मुग़ल संगीत कला, इससे भी सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो रेयर टॉपिक है जो मतलब संगीत से है या यूपीएससी या बीपीएससी के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, तो वो हम मध्यकाल के भी टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। और
जैसे कि वीडियो लगातार आते जा रहा है, आप देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।